जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 को लेकर आया हूं, क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो नहीं देखे होंगे उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां जा कर के भी ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। माता का आंचल पाठ में बंजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ। इस पाठ में बताना है कि बंजू और बच्चों ने बालक को क्या कह के चिढ़ाया, क्यों चिढ़ाया, और उसके परिणाम बताने हैं। तो देखिए, माता का आंचल जो पाठ है, माता का जो आंचल पाठ है, उसमें बंजू और बच्चों ने बालक को उसके माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण हमेशा वो चिपका रहता था मम्मी में। तो मम्मी में चिपकल रहने के कारण उसको कहते थे कि माँ से चिपका लड़का है, माँ से चिपका, वो देखो है माँ से चिपका। इस तरह से उसे चिढ़ाया करते थे। समझ में आ रहा है। अब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बालक को मानसिक पीड़ा हुई, माने बालक जो है अंदर से खूब उसको मानसिक पीड़ा हो गई, ठीक है। और माँ के स्नेह का वास्तविक महत्व उसे समझ में आया। उसको खूब चिढ़ाया करते थे तो क्या हुई, मानसिक पीड़ा हुई, लेकिन माँ के महत्व यानी माँ के जो प्यार होता है उसके वास्तविक समझ को उसने समझ लिया कि मम्मी का जो स्नेह होता है कितना ज़रूरी है। उसको उस बच्चे को ये बात बढ़िया से समझ में आ गई। तो देखिए साथ साथ वैसे अब हम लोग प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। तो देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। उन्होंने कहा था कि वीर योद्धा वह होता है जो एकदम निर्भय हो, क्या हो, निर्भय हो और साहसी हो, माने डर नहीं हो उसके अंदर, और हमेशा लड़ने की क्षमता होती है उसमें। दूसरा, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। लक्ष्मण ने क्या बताया कि वीर योद्धा वही है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता हो। तीसरा क्या है, सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करे, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट उसके लिए पहला होता है। सम्मान और आत्मरक्षा के लिए हमेशा क्या रहे, तैयार रहे, वही वीर योद्धा है। समझ में आया। पहला वीर योद्धा मैंने क्या बताया, निर्भय और साहसी हो। दूसरा, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, और सम्मान और आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा करना जानता हो, वही वीर योद्धा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 41 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में सहूलियत होगी। पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। पान वाला जो था और हलदार साहब दोनों सोच में फ़र्क होगा, उनमें क्या फ़र्क था ये बताइए। देखिए, पान वाला कैसा था, तो ध्यान से समझिएगा। पान वाला लालची और स्वार्थी था। पान वाला का स्वभाव कैसा था, तो लालची था। कैसा था दोस्तों, लालची था और स्वार्थी था, मैंने उसके अंदर लालच भरा हुआ था। तो लालची लोग स्वार्थी भी होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। और वह अवसर का लाभ उठाना चाहता था, मतलब उसको अगर कोई मौका मिल जाता है तो उसको वो फ़ायदा उठाना जानता था। यानी क्या उठाना जानता था, तो अवसर का लाभ उठाना जानता था। दो काम हुआ। जबकि जो हलदार साहब थे बहुत ही संवेदनशील थे, माने अच्छे इंसान थे, आदर्शवादी थे। कैसे थे, आदर्शवादी थे, और मानवीय मूल्यों को महत्व देते थे, और संवेदनशील तो है ये थे। यानी जो हलदार साहब थे अच्छे इंसान थे, वे संवेदनशील थे, आदर्शवादी थे, और मानवीय मूल्यों को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। यही दोनों सोच का फर्क उनमें था। पान वाला लालची और स्वार्थी था, लेकिन हलदार साहब बहुत ही संवेदनशील थे, आदर्शवादी थे, और मानवीय मूल्य को महत्व देने वाले थे। तो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं, तो दोनों में यही डिफरेंट है। बात समझ में आया, आपको शायद समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 42 की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 42 क्या है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा। 42 देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। जो फागुन की सुंदरता है, कवि की आंख उस नेचर से क्यों नहीं हट रही है, बताना है। तो क्या है इसका आंसर, देखिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। क्या खिले हुए हैं, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। मैंने देखे होंगे कि बसंत ऋतु जब आती है और उसके बाद जो होली का टाइम जो आने लगता है फागुन का टाइम में, तो चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए रहते हैं चारों बगल। न तो उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा
ठंड होता है, अच्छा महीना होता है, तो रंग बिरंगे चारों बगल खूब फूल खिला हुआ रहता है। उसी को देखकर कवि के मन भी उस फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। दूसरा है प्रकृति नवजीवन से भर आई है, माने नए नए पत्ते उसके अंदर आते हैं। पेड़ पर क्या होते हैं, नए नए पत्ते दिखाई देंगे आपको, अच्छा नेचर दिखाई देगा, तो प्रकृति का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला सी क्या है, वातावरण आनंद और उल्लास से भरा होता है, एकदम मस्त मौसम होता है, वातावरण बहुत अच्छा होता है, सुहावना होता है, इसलिए कवि की आंख नहीं हट रही है। तो पहला क्या हुआ, पहला चारों रंग बिरंगे फूल खिले हैं, दूसरा प्राकृतिक नवजीवन से भर गई है, वातावरण आनंद और उल्लास से भरा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। जो झिलमिलाता जो सितारा होता है उसकी रोशनी में नहाया गंतोक ना है ना, गंतोक लेखिका को किस तरह मोहित कर रहा था। ये गंतोक क्या है आपको कमेंट में जरूर देना है, हिंदी का वाक्य है ना, तो ये गंतोक क्या है आपको कमेंट में इसका मतलब बताना है, याद रखिएगा। उत्तर क्या है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को स्वप्रलोक जैसा सुंदर लग रहा था। मने एकदम लग रहा था कि वो स्वर्ग है। कैसा लगा है, स्वर्ग एकदम है, स्वर्ग। उसकी शांत स्वच्छ और प्राकृतिक सुंदरता ने लेखिका को पूरी तरह मंत्र मुग्ध कर दिया। मतलब जो सितारे जो झिलमिला रहे थे तो एकदम शांत स्वच्छ और प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए दिख रहे थे, इसलिए कवि को लेखिका को बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बात समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था। यही कारण है कि उनको सम्मोहित कर रहा था। और क्या था आपको याद कर लेना, आप थोड़ा पढ़े होंगे, यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा, फास्ट बोलेंगे। अगला 44 क्वेश्चन देखिए। अगला 44 क्वेश्चन देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है। जो लखनवी अंदाज है, खीरा खाकर खाए नहीं थे बल्कि वो सूंघ लिए थे खाली, यही ना था। तो उसमें क्या बताना चाह रहे हैं लेखक, देखिए लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः क्या दिखाना चाह रहे थे। देखिए दिखावटी शिष्टाचार, कुछ लोग ना दिखावा करते हैं, जैसे मान लीजिए घर पे क्या करेंगे, घर पे अपने मम्मी से खूब लड़ाई करेंगे। कुछ ऐसे लड़के आपको मिलेंगे या लड़कियां भी मिलेंगी, घरे खूब लड़ाई करेंगे मम्मी से, मम्मी की बात नहीं मानेंगे, समझ गया। लेकिन बाहर जब वर्क प्लेस पर निकलेंगे तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनसे ज़्यादा शिष्टाचारी कोई नहीं है, दिखावा करेंगे, लेकिन रियल में वो नहीं होते हैं वैसे। रियल में जो होता है वो दिखावट नहीं करता, वो हमेशा रियल होता है। आपको पता होगा कि जो अच्छे इंसान होते हैं वे अच्छे ही होते हैं, बुरे इंसान हमेशा बुरे होते हैं। तो यही कारण है कि केवल दिखावटी से काम नहीं होता संसार में, आपको कर्म करने पड़ते हैं, आपको ऐसा बनना पड़ता है। ये नहीं कि घर पे मान लीजिए मूर्ति रखाया है और आप मम्मी से खूब लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं और मूर्ति के पास जब जा रहे हैं तो मूर्ति को खूब सजा रहे हैं, खूब एकदम वहाँ पर आस्था दिखा रहे हैं, लेकिन घर पे आने के बाद जैसे ही आप घर पे पहुँच रहे हैं लग रहे हैं अपने घर वाले से लड़ाई करने बिना मतलब के। तो लखनवी अंदाज पाठ में क्या कहा गया है, लेखक ने क्या देखा, दिखावटी शिष्टाचार देखा। दिखावटी क्या देखा दोस्तों, शिष्टाचार देखा। बनावटी तहजीब देखा, तहजीब माने बनावटी का संसार देखा। और खोखली नवाबी संस्कृति पर उन्होंने व्यंग किया है। तो लखनवी अंदाज पाठ में क्या दिखाने की कोशिश किया गया है, तो लेखक बताते हैं कि देखिए सब दिखावटी शिष्टाचार है, ठीक है, बनावटी तहजीब है और खोखली नवाबी संस्कृति है, यही उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है। समझ गया। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 45 की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 45 क्या है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, अब आप लोग को दिख रहा होगा। लेखिका ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ये हिरोशिमा का विस्फोटक का मतलब क्या है, हिरोशिमा का विस्फोटक, आखिर हिरोशिमा में ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये सचमुच में हिरोशिमा नहीं है, हिरोशिमा का विस्फोटक जैसा बताया गया है। तो ये हिरोशिमा क्या है, तो आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर क्या गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। क्या गिराए थे दोस्तों, परमाणु बम गिराए थे। अमेरिका ने किस पर गिराए थे, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे, याद रखना। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु
बम गिराए थे, फिर 9 अगस्त को भी गिराया गया था नागासाकी पर। तो वही उसी जैसा बम, ये बम बहुत खतरनाक था हिरोशिमा वाला, है ना। पल भर में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे थोड़ा सा देर में। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक बम था। तो इस बम की तुलना यहाँ पर की गई है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो देखिए, लेखक ने हिरोशिमा की यात्रा के दौरान जब वो घूमने गए थे हिरोशिमा, तो वहाँ के पीड़ितों को देखकर स्वयं को उस विस्फोटक का मानसिक और भावनात्मक भोक्ता महसूस किया। समझ गए? यानी वहाँ के लोगों को देखा, जब अमेरिका ने गिराए थे परमाणु बम तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन जब लेखक वहाँ जाकर देखते हैं कुछ दिन बाद, कुछ दिन मतलब आज की नई कहानी है, बट बम गिराते समय थोड़े ना गए होंगे, बम गिराते समय गए होंगे। अगर ये जाते तो ये भी मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में जब वो गए थे तो वहाँ के लोगों को देखा तो वहाँ के लोग रेडिएशन की वजह से कोई लूल्हा लंगड़ा ऐसे जन्म लिए थे। मतलब उनकी ज़िंदगी, अब क्या भी बताएं, अमेरिका ने जो काम किया है, ठीक है, लेकिन नहीं कहा जा सकता है। उस स्थिति में जापान की भी कुछ गलती थी, तो गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, लेकिन गलती कोई और करता है और सजा या कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। तो वहाँ के जो पीड़ित लोगों को देखा तो वे अपने आप को महसूस किया कि वे भी मानसिक और भावनात्मक भोक्ता हैं। उन्हें भी रेडिएशन हो चुका है, ये सोच रहे हैं वे भी लूल्हे लंगड़े हो चुके हैं, वे जी तो रहे हैं लेकिन नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको झकझोर कर दिया है सब देख करके, ठीक है। यानी मानव पीड़ा ने लेखक को अंदर तक क्या कर दिया, झकझोर करके रख दिया, ठीक है। आइए चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। जो संगीतकार होते हैं, संगीत मतलब समझ रहे होंगे, जो गाने वाने वाले होते हैं, तो वे किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, तो कुछ संगीतकार जो होते हैं कहाँ दिखाई देते हैं, समाज सेवा में दिखाई देते हैं। कहाँ देते हैं, समाज सेवा करते हैं। कुछ लोग ना जैसे पैसा कमाएंगे तो समाज की सेवा करेंगे, अनाथ आश्रम को देंगे, वृद्धाश्रम को देंगे, ये सब हॉस्पिटल चलवा देंगे। तो समाज सेवा में भी संगीतकार रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी रहेंगे, बच्चों को गोद ले लेंगे, जैसे 100-200 बच्चों को गोद ले लेंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे किसी स्कूल में, तो उनका भी ये खर्चा उठाते हैं। तो संगीतकार जैसे लोग कहाँ कहाँ होते हैं, देखने को ऐसे बहुत जगह होते हैं। समाज सेवा में होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, संस्कृति और कला के संरक्षण में होते हैं, है ना। तो संस्कृति कला जहाँ पर होता है वहाँ पर भी वे संरक्षण में रहते हैं। सभी लोग नहीं रहते हैं, ये भी ध्यान देना, कुछ लोग रहते हैं। जैसे 100% लोग में, 100% लोग में मुझे लगता है ऐसा, अब आपको कितना लगता है आप समझ लीजिएगा। 100% लोग में खूब से खूब 2% लोग ही समाज सेवा में रहते हैं, और नहीं तो बाकी तो अपना मौज मस्ती करने में ही ज़िंदगी काट देते हैं, ठीक है। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति कहाँ रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं, संस्कृति और कला के संरक्षण में भी वे रहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब प्रश्न संख्या 47 की ओर अग्रसर होते हैं। तो प्रश्न संख्या 47 में चलते हैं हम लोग। फिर बड़ा कर लिया मैंने, ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा, चलिए बड़ा कर लिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है बच्चा लोग, 5 नंबरिया प्रश्न हम लोग अब देखेंगे। सब 55 नंबर वाला प्रश्न होगा। जो भी होगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 5 नंबर वाला ही होता है। तो क्वेश्चन क्या है, आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखिए। क्या लिखना है, अधीक्षण अभियंता को, अधीक्षण अभियंता मतलब इंजीनियर को, जो बिजली उजली का जो काम करवाता है, जिस इंजीनियर का, उसी को हम लोग अधीक्षण अभियंता कहते हैं, यानी इंजीनियर को कहते हैं, बिजली वाला इंजीनियर को। बस इतना याद रखना है, बिजली वाला इंजीनियर को क्या करना है, हम लोग को पत्र लिख करके दिखाना है। तो देखिए मैंने पत्र को लिख दिया है, आप नए सिरे से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ, सेवा में अधीक्षण अभियंता महोदय, विद्युत विभाग, अपना विभाग का नाम यहाँ लिख देना है। जैसे मान लीजिए जो भी आपका प्रखंड है या जो भी आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो जहाँ से वो कंट्रोल होता है उसका, उस विभाग का यहाँ पर नाम लिख देना है।
विषय है क्षेत्र में बार बार हो रही बिजली कटौती के संबंध में। आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा लिखने की कोशिश किया है छोटा छोटा, ताकि अच्छा लगे। बड़ा बड़ा नहीं होता है, तो कोई क्या करता है कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक संबंध में लिखेगा बड़ा बड़ा, तो उतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है। उतना बड़ा लिखिएगा तो बेकार है, ठीक है। छोटा छोटा ही लिखा जाता है। पत्र ऐसा लिखिए कि देखने वाला तुरंत समझ जाए, छोटा हो लेकिन अच्छा हो, साफ हो, उससे पढ़ करके तुरंत आपको जवाब दे। तो मैंने यही लिखा है कि विषय क्षेत्र में बार बार हो रही बिजली कटौती के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बार बार बिजली की कटौती की समस्या बनी हुई है। बार बार बिजली कट जा रही है। इससे विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है, मान लीजिए ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, लैपटॉप चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? या बोल नहीं जल रही है, लाइन कट गया है तो बोल नहीं जल रही है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब तो लालटेन भी नहीं मिलता हर घर में, अब लालटेन भी नहीं देखने को मिलता है। हम लोग तो ढिबरी से पढ़ते थे। ढिबरी समझते हैं ना, शीशा। शीशा में हम लोग को क्या होता था, जैसे बोतल है, छोटा सा बोतल है, दवाई वाई का बोतल में भी हम लोग पढ़े हैं। बोतल के ढक्कनों में छेद कर देते थे, मम्मी छेद कर देती थी, और इसमें बोतलों में मिट्टी का तेल डाल देती थी, और यहाँ बाती लगा देती थी। बाती वो कपड़ा के रहता था, इसी जरबन समझते हैं, कपड़ा का टुकड़ा गोला करके, गोला लंबा करके इसमें डुबो देती थी अंदर से, और यहाँ ढक्कनवा में छेद देती थी, और इसको जलाते थे हम लोग, ये जलते रहता था। ये ढिबरिया से हम लोग पढ़ते थे। तो अब तो ढिबरी से भी नहीं लोग पढ़ते हैं, तो अब मोबाइल ही हो चुका है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ढिबरी से ही पढ़ रहे थे, तो मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। तो यही है कि सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बार बार बिजली की कटौती की समस्या बनी हुई है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, ऑनलाइन कक्षाएं और जो होमवर्क है यानी गृह कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बुरी तरह क्या हो रहे हैं दोस्तों? प्रभावित हो रहे हैं। और बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, तो परीक्षा का समय नज़दीक होने के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई। अब परीक्षा नज़दीक आ रहा है, लाइनें नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? कैसे पढ़ेगा लड़का, कैसे तैयारी करेगा? अच्छा, दिन की बात रहा, दिन में तो स्कूल में बच्चा रहेगा 9 बजे से लेकर, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो 10 से 4 बजे तक स्कूल जाता है, लेकिन अब 9 से 3 बजे तक स्कूल चलता है। सोचिए, 9 से 3 बजे तक स्कूलें चलता है, 9 से 3 बजे तक स्कूलें चलता है, ठीक है। अच्छा, 1 घंटा का अगर जिसका दूर होगा वह 1 घंटा लग जाता होगा, 4 बज जाता। अब आते आते तो नहीं पढ़ेगा बच्चा, 1 घंटा खेलेगा, 5 बज जाएगा, 5 बजे शाम हो जाएगी, कब बच्चा पढ़ेगा? लाइटें नहीं दीजिएगा तो, ठीक है। आपका 1 बजे रात के दीजिएगा तो 1 बजे रात के सूत के उठेगा वो बच्चा, हो सकता है नहीं उठे, सब एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, समझ गया। तो वही है कि परीक्षा का समय नज़दीक होने के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि समस्या की शीघ्र जांच कर नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। उसके बाद धन्यवाद लिख देना है। बहुदीय में, बहुदीय मतलब आपका जो भी मतलब जो लिख रहा है पत्र, उसका नाम यहाँ लिख देना है, पता लिख देना है, नाम पता जो भी हो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, समझ गए। नाम पता ये सब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, लिख देना है। अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, पता लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा जब लिख रहे हैं, बस हो गया पत्र। और क्या करना है, पत्र आपका कंप्लीट हो गया, यही ना है पत्र। तो इस पत्र को इस तरह से आपको जरूर लिख लेना है। आगे बढ़ा जाए, आप जरूर इस पत्र को रट लीजिए, या तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे लिखें वैसे लिखिए, कहीं से भी लिखिए। मेरा मकसद है कि आपका एग्जाम का तैयारी हो, बस आप कहीं से भी लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए, स्पष्ट लिखिए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 48 में चलते हैं, यानी पेज नंबर 5 में चलते हैं। चलिए पेज नंबर 5 क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये रहा बड़ा, हो गया बड़ा। चलिए देखते हैं। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। मैंने सीधा सीधी बात है कि बाल गोविंद भगत का वेशभूषा बताना है और गुण बताना है, कैसा व्यक्तित्व के थे वो, कैसा नेचर था उनका। तो बाल गोविंद भगत एक सरल, ईश्वर भक्त और आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। माने एक सरल आदमी थे, एकदम साधारण आदमी थे। कैसे आदमी थे दोस्तों? एक सरल आदमी थे, एक ईश्वर भक्त थे, बड़ी पूजा करते थे वो, और आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति थे, ठीक है। यानी सेल्फ रेस्पेक्ट पर कोई भी आँच नहीं आना चाहिए, ठीक है। उनका जीवन सादगी, संयम और भक्ति से भरा हुआ था। वही बात हुआ, ये तीनों का मतलब वही हुआ। उनका जीवन एकदम सादगी था, संयम था, कंट्रोल एकदम रहते थे, बढ़िया रहते थे, और ईश्वर की भक्ति करते थे। वे किसी के हाथ
नहीं, मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जो बाल गोविंद भगत थे बहुत ही सादगी वाला व्यक्ति थे, सर और सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति थे, आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, और उसकी वजह से वे किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते थे और आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। मतलब खुद मान लीजिए मेहनत करते थे और खुद ही एकदम मस्त रहते थे, दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उनकी वेशभूषा भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही थी। जैसा उनका नेचर था वैसा वो कपड़ा भी पहनते थे। साधारण धोती पहनते थे, एकदम साधारण सिंपल सा धोती पहनते थे, ठीक है, कुर्ता पहनते थे और सिर पर एकदम साफ कपड़ा एकदम हमेशा उनका रहता था। माने गांव देहात में जिस तरह से लोग रहते हैं, धोती कुर्ता और साफ कपड़ा एकदम पहनते हैं सिर पर, जिससे मान लीजिए गमछी उमछी बांध लेना उस तरह से, तो सिर पर साफ कपड़ा पहनते थे। उनकी आवाज़ में भक्ति का गहरा प्रभाव था। आवाज़ बहुत अच्छा था उनका, भक्ति झलकता था, एकदम मस्त बोलते थे, जिससे लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे। जो इंसान अच्छा बोलता है, गंभीर होता है, ठीक है, और अच्छा मतलब होता है, उस व्यक्ति को जाकर देखिएगा, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है स्वभाव का, है ना। बोलने चालने में जो अच्छा हो, गंभीर हो, सेल्फ रेस्पेक्टिव हो, यानी आत्मसम्मानी व्यक्ति हो, जिसका जीवन सादगी से चल रहा हो, अकेला चल रहा हो, ईश्वर भक्ति कर रहा हो, सरल स्वभाव का हो, उसका जो स्वभाव होता है क्या होता है, अच्छा होता है और उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जा वाला वो लोग उसमें नहीं होता है, उसमें ज्ञान कुट कुट कर भरा होता है। सादगी से भरा हुआ जो लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके अंदर जो अन्य लोग हैं, जो अच्छे कैटेगरी के लोग हैं, उनसे क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे राम जी को देखिए, राम जी अच्छी जिंदगी, माने राम जी जो थे बहुत अच्छे थे, तो उनको पालन करने वाला, उनको पूजा करने वाला, उनको मानने वाला बहुत था, तो अच्छे लोग अच्छे ही हो जाते हैं। माने जैसे जैसे अच्छे लोग चलते हैं वैसे वैसे पीछे पीछे वाला भी लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि देखिए, आप लोग हमेशा अच्छे लड़कों की संगति में रहिए, बुरे का नहीं, कि केवल गोलगप्पा खिला रहा हो, गोलगप्पा खिला रहे हैं तो खुश, नहीं तो कुछ नहीं। अगर वो गोलगप्पा नहीं भी खिला रहा है, अगर अच्छा इंसान है, तो अच्छे इंसान के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोलगप्पा मतलब पानी पूरी होता है बाबू, पानी पूरी होता है, समझ गए। आगे बढ़ा जाए तो यही था कि उनकी आवाज़ में भक्ति का गहरा प्रभाव था, जिससे लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे। तो यही इसका समरी क्या हुआ कि बाल गोविंद जो भगत थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था, संवेदनशील थे, सहज जीते थे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, आत्मनिर्भर थे, और उनका जो वेशभूषा थी, साधारण धोती पहनते थे, कुर्ता, और सिर पर एक साफ कपड़ा रख लेते थे। यही इसका आंसर होगा, इतना बड़ा मैंने लिखा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मकथ्य बट आत्मकथा हम पढ़ेंगे। तो आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की झलक जो मिलती है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। मतलब जो प्रसाद जी जो कवि हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी झलक जो मिलती है, उनका जो व्यक्तित्व मिलता है, उनके व्यक्तित्व को अपने नज़रिया से लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, देखिए, आत्मकथा जो कविता के माध्यम से, प्रसाद जी का व्यक्तित्व कैसा है, संवेदनशील है। कैसे हैं, संवेदनशील हैं, आत्मविश्लेषण करने वाले हैं, यानी गहन अध्ययन करने वाले ये भी व्यक्ति हैं। विनम्र दिखाई देते हैं, बहुत विनम्र हैं, और वे अपने कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन आज की ज़िंदगी में लोग अपने कमजोरियों को क्या करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो गलत हैं, अगर आप कहिएगा कि तुम गलत हो, उस कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो आप ही को दोषी ठहराएगा। तो ऐसे व्यक्ति से क्या कीजिए, चुपचाप दूर हट जाइए। समझदार लोग बुरे लोग से मुंह नहीं लगते, चुपचाप अपना एकदम हट जाइए, अलग हो जाइए, उसको बोलने दीजिए। कभी कभी चुप रहना भी विरोध करना होता है। विरोध सिर्फ लड़ाई करके नहीं की जाती, हल्ला करके नहीं की जाती, चुप होकर भी विरोध किया जा सकता है। इसलिए चुप्पी जरूरी है, फालतू लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को डेवलप करना जरूरी है। इतना आप सफल हो जाइए कि एक दिन वो मुँह लड़ाने लायक ही नहीं रहेगा, आपके सामने वो लाजे सर में अइबे नहीं करेगा। तो वैसे व्यक्ति से लड़िए मत, अपनी ऊंचाइयों को इतना ज़्यादा अपना उड़ान को इस तरह से भर लीजिए कि वो खुद ही नीचे आ जाए, समझ गए। तो लड़ाई नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, सीधे अपना काम को करना है। आगे बढ़ा जाए।
तो यहाँ पर कैसे व्यक्ति हैं आत्मकथा लिखने वाले? जो प्रसाद जी हैं, तो संवेदनशील हैं, आत्मविश्लेषण करने वाले हैं और विनम्र दिखाई देते हैं। वे अपने जीवन की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और आत्मगौरव से दूर रहते हैं। ठीक है, तो कविता में उनका दार्शनिक चिंतन और मानवीय अनुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। कैसे झलकती है? तो जो दार्शनिक चिंतन है और जो मानवीय अनुभूति है एकदम साफ साफ दिखाई देती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं। मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है? जो मनु भंडारी हैं वो अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा किए हैं? माँ की आखिर माँ में ऐसा कौन सा गुण था जिनकी चर्चा उन्होंने अपने बुक में भी कर दिया? तो देखिए, मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा, ये 3 क्वालिटी हैं। कौन कौन क्वालिटी हैं? तो माँ का त्याग, किस तरह से त्याग कर लेती हैं, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा की चर्चा किए हैं। उनकी माँ संघर्षपूर्ण जीवन में धैर्य बनाए रखती हैं थी है। तो यानी उनकी माँ जो संघर्षपूर्ण जीवन में संघर्ष लेते हुए भी अपने आप में धैर्य बना के रखी थी। वे अपने परिवार के लिए निरंतर त्याग करती रहीं। परिवार के लिए क्या करती रहीं? निरंतर त्याग करती रहीं और बच्चों के भविष्य के लिए स्वयं कष्ट सहती रहीं। तो ये क्या क्या की है? कीवर्ड पर हम देखिएगा ध्यान से। माँ के त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा की चर्चा किए हैं। और उनकी माँ की ज़िंदगी में क्या था? संघर्षपूर्ण, संघर्ष बहुत कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वे धैर्य बना के रखी थी। ठीक है, और उनकी माँ हमेशा त्याग करती रही और बच्चों के भविष्य के लिए जीवन भर क्या करती रही? कष्ट सहती रही। तो ये जो 5 कीवर्ड हैं, यही 5 कीवर्डों की चर्चा अपने किताब में उन्होंने किया है। क्या किया है दोस्तों? तो माँ के त्याग, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और खराब जिंदगी जीते हुए भी धैर्य बना के रखी थी, निरंतर त्याग करती रही और स्वयं कष्ट भी सहते रही अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो यही गुणों की चर्चा उन्होंने किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। प्रश्न संख्या किस में चलते हैं दोस्तों? 51 की ओर अग्रसर होते हैं। ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो क्या है? पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और डिजिटल शिक्षा का महत्व। ये देखिए जो लिखा हुआ है ये आपको जरूर लिख लेना है। आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको तैयार जरूर कीजिएगा। ये अच्छा तरीका से लिखा गया है, आप चाहें इस तरीका का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। ये पूरा आपको लिखना है। तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये दोनों आपको घर पे क्या करना है दोस्तों? तैयार कर लेना है। क्या करना है दोस्तों? तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 52 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या है इसको देखते हैं। पहले मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, छोटा दिख रहा है। देखिए एक ही में मैंने समेट लिया, दूसरा पेज लेना पड़ता, नहीं तो 8 पेज का ये हो जाता। लेकिन मैंने दिमाग लगाया और एरो लगा करके, और ये क्वेश्चन है ये वाला इसका हमने तीर लगाया है, इसका तीर लगाए हैं, बट यहाँ पर हम दिखा दिए। बट आप समझ रहे होंगे कि ये वाला जो ब्लैक कलर में हम हमेशा आंसर लिखते हैं और जो अलग कलर होता है वो क्वेश्चन ही होता है, प्रश्न ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाव का स्पष्ट करना है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसका आपको क्या बताना है? भाव स्पष्ट करना है कि जो 4 गो अक्षर लिखल है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं। हंसी मतलब क्या होता है? हंसना तो ही होता है। हंसी मतलब हंसना होता है कि लक्ष्मण ने क्या कहा? हंसते हुए कहा। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे देवता लोग, हे प्रभु, हमारे यहाँ धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनहु देव माने सुनिए देव लोग, सब धनुष समाना। धनुष समान मतलब हमारे यहाँ धनुष को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी धनुष एक जैसे हमारे यहाँ होता है। हम लोग हमेशा धनुष तोड़ते रहते हैं, बचपन में तोड़ते रहे थे। लकड़ी का होता था तो खेलते थे, धनुष चलाते थे तो टूटता भी रहता था, बनाते थे तोड़ते थे, बनाते थे तोड़ते थे। तो धनुष तो एक ही जैसा है हमारे लिए, ये कहाँ अलग बात है। ठीक है, धनुष टूटने से न तो कोई हानि है और न ही कोई क्या है लाभ है। तो वही है कि का क्षति लाभु जनु
तोड़े, मतलब कि ये धनुष तोड़ने में क्या क्षति है? कोई तो क्षति नहीं हो रही है। आप झूठ मूठ के केवल हल्ला कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर क्षति नहीं हुई है। देखा राम नयन के भोरे, परंतु इस बहाने हमें श्री राम के सुंदर रूप से दर्शन तो हो गए। वे कहे कि देखिए धनुष टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी बहाने कम से कम राम के दर्शन तो हो गए, तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? बहुत अच्छा बात ना हुआ कि राम के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए, और आप लोग खाली हल्ला कर रहे हैं। किनको बोल रहे थे? वो परशुराम से वो जब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो सब धनुष एक ही जैसा है, काहे हल्ला कर रहे हैं छोटे मोटे के? ठीक है, अब चलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको रीड कर लीजिए। कहिएगा तो हम रीड कर देंगे, एक बार रीड कर देते हैं, सुनने में ना याद होती है। तो लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे देवताओं, हमारे यहाँ धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। धनुष टूटने से न तो कोई हानि है और न तो कोई लाभ है, परंतु इस बहाने हमें श्री राम के सुंदर रूप के दर्शन तो हो गए, तब क्यों हल्ला कर रहे हैं? ठीक है, अब मत लीजिएगा कि आप क्यों हल्ला कर रहे हैं, मैंने अपना से जोड़ के बोला है। जितना लिखे हैं उतना ही लिख दीजिएगा ना, आपको नंबर मिल जाएगी। ख देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निवास के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत धन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये दूसरा पार्ट का है ना दोस्तों, इसका है, ये दूसरा पार्ट का है। तो दूसरा पार्ट का है ये, अब पता करिए कि किस पार्ट का है ये। ठीक है, हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। कभी बादलों से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? कि संसार के सभी प्राणी व्याकुल हैं, विकल विकल उन्मन, विश्व के निवास सकल जन, मतलब संसार के सभी प्राणी क्या है? व्याकुल हैं। हे बादल, बादल को बोला जा रहा है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, मतलब अज्ञात दिशा से आकर अपनी वर्षा से तपती धरती को क्या कर दो? बादल शीतल कर जो, गरजो, खूब गरजो और फिर पानी बरसाओ। ठीक है, यानी आए अज्ञात दिशा से, कोई दिशा का पता नहीं होना चाहिए, अंधेरी आओ, कोई दिशा से आओ, बस बरसो और गरजो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि जल हमको दो और इस धरती को ठंडा कर दो, ठीक कर दो, जल प्रदान कर जीवन को सुखमय बना दो। मतलब बादल गरजो, बादल गरजो बोला करते थे, मतलब पानी बरसो और पूरे धरती को हरियाली लाओ, यानी धरती को शीतल कर दो, ठीक कर दो। यही इसका क्या है? भाव है इस चैप्टर का। तो आई होप दैट कि आपको ये सब हो गया होगा। यहाँ से आपका होता है पार्ट 2 कंप्लीट, यानी 3 घंटा का जो प्रश्न होता है, वो 3 घंटा के प्रश्न का जो संपूर्ण क्वेश्चन होता है, उस पैटर्न का मैंने सभी प्रश्नों को बता दिया। उस पैटर्न बोल रहे हैं दोस्तों, इसको आपको तैयार कर लेना है। 3 घंटा का जो एग्ज़ाम होता है उस पैटर्न का होता है, यहाँ से काम ख़त्म। आप इसको तैयार कीजिएगा। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को छोड़ करके इंग्लिश के प्रश्न या साइंस के प्रश्नों को लेकर आएंगे, क्योंकि हिंदी का प्रश्न सब हो गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।